नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पना मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। लास्ट वाली क्लास में हमने जेंडर की अवधारणा पढ़ी थी। जेंडर की अवधारणा के अंदर हमने ये जाना था कि सबसे पहले जेंडर की बात कहाँ से आई। जब हमने फर्स्ट टाइम बात की तब हमने ये कहा कि लिंग दो भेदों को विभेद करता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हमने पिछली कक्षा में इसे पढ़ा था। हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ा कि एन ओकले ने अपनी पुस्तक में क्या कहा। हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ा कि जो जेंडर विभेदक प्रोग्राम है, मतलब ये सोसाइटी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, वो किस तरीके से निर्धारित किए गए हैं। तो इन सब के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। हमने चर्चा की, मैं आपसे फिर से कहूँ कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सिखाया या पढ़ाया नहीं जा सकता, सिर्फ हम चर्चा कर सकते हैं। चर्चा विषय की, आम विचारों की जा सकती है। अब यहाँ बात हम उन विचारों की कर रहे हैं जो एक पुस्तक में पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया है। बीएड एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर हम उन विषयों को पढ़ते हैं जिसके बारे में हम लगभग सब कुछ जानते हैं, बस हम उनके नाम नहीं जानते, हम उस विधि को नहीं जानते। तो उसको कहते क्या है, किस चीज के अंतर्गत हम उसको पढ़ते हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। और उसी के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी एक हमारा एक ऐसा विषय है जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे समाज से है। तभी तो ये किस में आ गया, सोसाइटी या समाज में आ गया। हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ा कि जो लिंग है मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से दो भागों में बटा हुआ है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मनुष्य को, समाज को या प्रकृति ने, मैं पहले बात प्रकृति की करूं, प्रकृति ने द्विरूपता दी है। द्विरूपता यानी उसके दो रूप बनाए, पुरुष और महिला, मेल और फीमेल। ये प्रजनन के लिए बनाया गया है, प्रजनन रूपी व्यवस्था स्थापित करने के लिए बनाया गया है। पुरुष और महिला में प्राकृतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रजनन के लिए अंतर है, जहां पे सिर्फ इतना कि महिलाएं क्या प्रजनन विधि के दौरान बच्चे को जन्म दे सकती हैं। बाकी प्राकृतिक रूप से पुरुष और महिला के रूप में प्रकृति ने ज्यादा फर्क नहीं रखा, कुछ लैंगिक लक्षणों को छोड़कर। जो लैंगिक द्विरूपता पाई गई वो उसी द्विरूपता का आधार है। लेकिन उसके अलावा जो हम आज बात करें, एन ओकले के अनुसार जो जेंडरिज्म की बात आई, जेंडर की बात आई, जेंडर जो है ये शब्द समाज द्वारा दिया गया है जिसमें स्त्रीत्व और पुरुषत्व या स्त्रियोचित और पुरुषोचित, इससे जुड़े तत्वों का स्थान है। स्त्रियोचित और पुरुषोचित, इनसे जुड़े तत्वों का स्थान है। पिछली कक्षा में हमने विभेदक की बात की थी। उस विभेदक के अंदर हमने भूमिका, पद स्थापन, संसाधन, इसकी चर्चा की थी। हमने ये चर्चा की कि महिलाओं की भूमिका क्या है, हमने ये चर्चा की पुरुषों की भूमिका क्या है। हमने देखा परिवार के अंदर पुरुषों की भूमिका एक मुखिया के रूप में होती है, महिलाएं उनका साथ देने के लिए होती हैं। व्रत और उपवास में अगर हमने देखा तो कोई पूजा पाठ, उसके अंदर अगर हमने देखा तो हमने देखा कि महिला, पुरुष जो है एक मुख्य अनुष्ठान करने के लिए होते हैं और जबकि महिलाएं उपवास इसमें आती हैं। संसाधन की, पहचान की बात करें तो अगर हमने अर्थव्यवस्था के रूप में देखा कि पुरुषों को एक कमाऊ व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और महिलाएं उनके सहयोगी के रूप में कार्यरत होती हैं। वहीं पे हमने संसाधन के या राज व्यवस्था की बात देखी तो नेतृत्वकर्ता के रूप में पुरुष हैं और महिलाएं उनकी समर्थक के रूप में। इस तरीके से हमने उनको 4 कैटेगरी में बांटा था। वो 4 कैटेगरी का अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया था। आज की कक्षा में हम लैंगिक अवधारणा और उसकी पहचान की बात कर रहे हैं। कैसे, किसकी बात कर रहे हैं? लैंगिक अवधारणा और उसकी पहचान।
लैंगिक की अवधारणा क्या है? ये अवधारणा अगर मुख्य रूप से बांटी जाए या स्त्री और पुरुष के अनुसार देखा जाए, तो किसी भी तौर पर प्राकृतिक रूप से ऐसा कोई बंटवारा नहीं किया गया है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष को सिर्फ हार्मोनल तरीके से डिवाइड किया, और वो भी एक अंत में जहां पे प्रजनन की व्यवस्था, जहां पे ये कि महिलाएं जो हैं वो प्रजनन कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से महिलाओं और पुरुषों में कोई सैद्धांतिक या व्यवहारिक अंतर नहीं है। सैद्धांतिक या व्यवहारिक अंतर की बात हम ये करें कि वो सब कार्य जो महिलाएं पुरुष कर सकती हैं वो सभी कार्य महिलाएं कर सकती हैं, जो सभी कार्य महिलाएं कर सकते हैं वो सभी कार्य पुरुष कर सकते हैं, ये प्रकृति के अनुसार। लेकिन फिर भी उनमें अंतर आया। ये जो लैंगिक अंतर अवधारणा और जो इसमें अंतर आया, यानी अंतर, लैंगिक अंतर, बेसिकली ये अंतर कैसे आया महिलाएं और पुरुषों? बचपन से ही डाल दिया जाता है। किसी बच्चे को कैसे पता चलेगा कि तू महिला है या पुरुष है? वो क्योंकि जब वो बोलने लगता है तो उसकी वाणी त्रुटि के अंदर फर्क रखा जाता है। वाणी त्रुटि के अंदर फर्क इस तरीके से रखा जाता है, मैं आऊंगी, मैं जाऊंगी, ये महिला, मैं करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, ये पुरुष के वाक्य। ये किसने सिखाए? जब कोई छोटा बच्चा बोलने लगता है, समझने लगता है या कार्य करने लगता है, तो उसे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, मैं क्या हूं। तो जब वो बोलने लगता है, अगर कोई लड़का बोलता है मैं करूंगी, मैं जाऊंगी, तो तुरंत सुधारा जाता है कि नहीं, तुम लड़के हो, तुम ये बोलोगे। लड़कियों के मामले में फिर भी कहीं कहीं लोग कहते हैं कि चलो अच्छा लग रहा है, चलने दो, लेकिन फिर भी उसे बताया जाता है कि नहीं, तुम लड़की हो। लड़कों का कलर निर्धारित कर दिया गया कि जो ब्लू कलर है वो लड़कों का है, पिंक कलर है लड़की का है। किसने निर्धारित किया? समाज ने। घर के काम है, कोई भी और जो खाना बनाना, सफाई करना या गाय भैंसों को संभालना, ये सब कार्य किसके? ये महिलाओं के कार्य। किसने निर्धारित किए? समाज ने निर्धारित किए। बाहर का कार्य है, सब्जी लेके आना। अब कई बातें सिंपल सी, बाहर सब्जी लेने, तुम रात को अकेली कैसे जाओगी बाहर? तुम कैसे जा सकती हो? ये काम कैसे कर सकती हो? एक 4 साल का बच्चा, 5 साल का लड़का, वो साथ जाना चाहिए। वो साथ जा रहा है, वो उसका रक्षक है। एक 15 साल की बच्ची खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, वो 4 साल का बच्चा उसकी सुरक्षा कर सकता है। चल ठीक है, अगर जा रही है तो अपने भाई को साथ लेके जा। 4 साल का बच्चा उसकी सुरक्षा कर सकता है जो खुद असहाय है। किस लिए? क्योंकि वो मेल है। ये समाज की बनाई हुई प्रतिष्ठा, और यही क्या है? लैंगिक अंतर। ये हमारे समाज का बनाया गया अंतर। इस अंतर की वजह से जो अवधारणा बनी है वो लैंगिक अवधारणा ये बन गई कि निश्चित रूप से ये बन गया कि ये कार्य पुरुषों के हैं और ये कार्य निर्धारित कर दी गई। कोई कील ठोकना है, कोई बाजार से सामान लेके आना है, कोई बाहरी हैवी वर्क करना है, वो सारे काम किसके हैं? वो पुरुषों के हैं। जो सफाई करनी है, खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है, बच्चों की देख रेख करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, ये सारे काम किसके हैं? ये महिलाओं के हैं। घर परिवार के सदस्य जितने भी हैं उन सबकी देखभाल करना, उनको दवाई पानी देना, वो सब काम किसके हैं? वो महिलाओं के। अगर इसमें कोई पुरुष उनका सहयोग कर रहा है तो वो सहयोग कर रहा है, वो अपने काम से अलग काम कर रहा है। अगर कोई महिला पुरुषों के काम यानी बाहर के काम कर रही है, बैंक का कर रही है, बाजार का कर रही है, कमाने का कर रही है, या कोई और कील ठोकने का कर रही है, या इस तरीके के कार्य कर रही है, तो वे पुरुषों के कार्य में कार्य करिए। जब कोई बच्चा गिरता है, लैंगिक अवधारणा कुछ इस तरीके से बनाई जा चुकी है, ऐसा माहौल बना दिया कि भी अब छोटा बच्चा है क्या, एक छोटा बच्चा गिरेगा, उसको चोट लगेगी, वो दर्द होगा, वो रोएगा, जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा। बड़ा व्यक्ति भी, आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि अधिकतर पुरुष जो हैं वो, उनको हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपने संवेग प्रदर्शित नहीं करते। वो रोते नहीं है, उनको तकलीफ होती है तो वो रोते नहीं है, उनको खुशी होती है तो वो हंसते नहीं। क्यों नहीं? क्यों? इसलिए नीचे गिरा, चोट लगी, लड़की है, क्यों लड़कियों की तरह से रो रहा है? ये एक सिंबल बना दिया कि रोने का काम लड़कियों का।
लड़कियां संवेग जाहिर करने का अधिकार सबको है, पुरुष हो महिला हो, समाज के हर रूप को। यही लैंगिक अवधारणा और लैंगिक की पहचान। इसी के अंदर लैंगिक के अंतर का सबसे बड़ा कारण, लैंगिक का अंतर, महिलाएं, खाना बनाने का काम महिलाओं का, किसी की देखभाल करने का काम महिलाओं का, जो घर में रहकर हाउसवाइफ का काम वो सारा महिलाओं का, घर में रहना, देखभाल करना। पुरुष बाहर जाके, उनके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल है कि भी वो कमाकर ही लेकर आएंगे। उसी तरीके से महिलाओं के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल है कि घर के काम उन्हीं को ही करने हैं, चाहे वो बाहर 100 काम कर रही हैं, कमाकर ला रही हैं, लेकिन घर के काम उन्हीं को ही करने हैं। इस सत्ता में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं किया जा सकता कि पुरुष घर पर बैठे, वो घर के काम करे और महिला बाहर जाकर काम करे, पैसा कमाए। अगर किसी घर में बाई चांस गलती से ऐसा हो जाए, आजकल हम कई वीडियो देखते हैं, उसमें कई बड़े शहरों के अंदर चल रहा है, वो लोग अपनी जगह बदल लेते हैं। अगर किसी पुरुष को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही होती, या किसी महिला को एक ही समय ऐसा आता है कि भी जहाँ पे पुरुष और महिला एक कपल के रूप में रह रहे हैं, उनके घर में बच्चे आ गए, बच्चों की देखभाल करने के लिए एक का घर पे रहना आवश्यक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि जिसकी जॉब ज़्यादा सुटेबल होती है, जो एमएनपी कंपनी में बाहर जो कपल्स काम कर रहे हैं और वहाँ पे उनको साथ देने के लिए कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, तो वहाँ पे जब उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आती है, तो अधिकतर ऐसा होता है कि महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए अपनी नौकरी, अपना करियर, अपना सब कुछ छोड़कर उन बच्चों की देखभाल के लिए बैठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये समाज की बनाई हुई प्रक्रिया है कि भी नहीं, बच्चों का पालन पोषण तो महिला ने ही करना है, बच्चों की देखभाल तो महिला ने ही करनी है, और बाहर कमाना है वो पुरुषों ने ही कमाना है। महिलाएं घर पे बैठ सकती हैं, वो घर की देखभाल कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कई कपल ऐसे वीडियो के अंदर दिखाते हैं, कई 1-2 जगह मैंने भी कुछ देखा। आजकल फेसबुक पे काफ़ी सारी वीडियो चलती हैं, आपने भी देखा होगा कि भई जब 2 कपल एक साथ काम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, साथ आए, तो उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जिसकी जॉब ज़्यादा सूटेबल थी, ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, वो चाहे महिला थी, तो महिला ने अपनी जॉब छोड़ना उचित नहीं समझा। पुरुष की जॉब स्टेबल नहीं थी, इतना कमा भी नहीं रहे थे, महिला को उसी समय प्रमोशन मिल रहा था और तनख्वाह में भी वृद्धि हो रही थी, करियर में भी वृद्धि हो रही थी। पुरुष के अभी ऐसी स्टेबिलिटी नहीं थी, तो पुरुष ने जॉब छोड़ना ज़्यादा उचित समझा, बच्चों की देखभाल करना ज़्यादा उचित समझा। तो ऐसी कंडीशन में आसपास के माहौल के रिश्तेदारों ने सबने ताने मारने शुरू किए। ये चीज़ें कि भाई समाज ने, कि तुम औरत है जो घर बैठ के नौकरी कर, घर का काम कर रहे, कोई पुरुष खाना बना ले, क्या औरतों वाले काम कर रहे हो? कोई पुरुष झाड़ू लगा ले, क्या औरतों वाले काम कर रहे हो? कि वहां पे सिम्टम नाम ही दे दिया कि भी ये काम महिलाओं के हैं, महिलाओं ने ही करने हैं, और यही क्या है, लैंगिक अवधारणा, और ये उनकी क्या बन गई, पहचान। ये पहचान प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि समाज के द्वारा दी गई पहचान। जेंडरिज्म की परिभाषा कहीं नहीं है, जेंडरिज्म की परिभाषा कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा प्राकृतिक रूप से नहीं है, ये भाषा किसी भी रूप में प्राकृतिक रूप से अवस्था में नहीं आई, इस भाषा ने प्रयोग नहीं किया। तो ये जो व्यवस्था है, ये समाज की बनाई हुई व्यवस्था, इस व्यवस्था की वजह से जो एक दूरी, और इन्हीं व्यवस्था की वजह से जो महिलाओं के पास आज के समय, जो महिलाओं को बराबर कदम से कदम बढ़ाने के लिए, पुरुषों के बराबर चलने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, अपनी फील्ड में अपने ही काम को, अपनी ही पहचान दिलाने के लिए सिर्फ एक जेंडरिज्म की वजह से उन्हें डबल मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि भी महिलाएं जो है वो डबल वो काम कर सकती हैं, बराबर कर सकती हैं पुरुषों के बराबर, वो उस कार्य में क्वालिटी दे सकती हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा समाज के अंदर आया और ये समाज के द्वारा बनाया गया। ये तो है लैंगिक अवधारणा और पहचान। अब इसके बाद हम बात करते हैं पितृसत्ता की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे विषय का। पितृसत्ता का मतलब ये है कि पुरुषों की सत्ता, यानी जब घर का मुखिया पिता हो, घर का मुखिया
पिता हो। घर का मुखिया का मतलब ये नहीं है कि हम कई परिवार देखते हैं उसमें बड़े बुजुर्ग के रूप में एक महिला रह रही है तो वो लोग कहते हैं जी हमारी घर की मुखिया ये नहीं। हमारा समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बंधा है। हमारे समाज का जो मुख्य पितृसत्ता का मतलब घर का मुखिया मतलब ये कि जो हमारा घर है, हमारे घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी है वो हमारे पिता के नाम की है, हमारे घर के पति के नाम की है, हमारे घर के पुरुष के नाम की है। हमारा घर जो पहचाना जाता है वो घर के पुरुष के नाम से पहचाना जाता है। आपके घर में जो कार्ड आते हैं 90% कोई आपका पर्सनल रिलेशन किसी महिला का हो, जैसे उसके पीयर वालों से हो या उसका कोई खास दोस्त हो जो सिर्फ उससे संबंध रखता हो, या वो महिला कहीं कामकाजी महिला है तो उस प्रोफेशन से संबंध रखती है, या तो उन चीजों को छोड़कर अधिकतर आपके आस पड़ोस के, आपके नाते रिश्तेदार के, आपके जानकारी वालों के, आपके शहर वासियों के जो आपसे संबंधित रखते हैं, वो सभी रिश्ते कार्ड शादी के जो भी आपके घर इनविटेशन कार्ड आता है या कोई बुलावा आता है वो पिता के नाम का आता है या पुरुष के नाम का आता है, उसके बाहर पुरुष का नाम। रेयर ही कोई स्पेशल कार्ड ऐसा निकल कर आता है जो महिला के नाम का। तो वो व्यवस्था कौन सी कहलाती है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जिसमें घर का मुखिया, घर का मेन सदस्य कौन है? पिता यानी पुरुष। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंदर ही बहुपत्नी व्यवस्था, वो भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है। पहले चला करती थी, आज के समय में नहीं है। आज के समय कानून के द्वारा मोनोगमी है। मनुष्य अगर कहा जाए तो वो प्राकृतिक रूप से पॉलीगैमी है, मोनोगैमी नहीं है। इसके अंदर कई तरह की व्यवस्थाएं होती है। पहले जमाने में क्या होता था, जो पावरफुल होता था, ज्यादा पैसे जिसके पास होते थे, या जहाँ पे पुरुषों की कमी होती थी, जनसंख्या ज्यादा होती थी वहां, या जो पावरफुल है वहां वहां बहुपत्नी व्यवस्था पाई जाती थी, यानी एक पति के साथ कई पत्नियां। ये व्यवस्था हमने हिंदुस्तान में देखी हुई है। राजे महाराजे हुआ करते थे, उनके कई पत्नियां हुआ करती थी। फिर जो जीत जाता था वो वहां की महिलाओं को लेकर आता था, वो भी एक हिस्सा देखा है बहुपत्नी व्यवस्था में। फिर उसके बाद में तो वो व्यवस्था किस प्रकार की थी? वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जहाँ पे मेन अधिकार नियम कानून कौन बनाएगा, उनको चलाने वाला कौन है? पिता, पितृ। ये व्यवस्था पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जिसमें मुख्य रूप से चलती किसकी है? पुरुष की। और चलवाने वाला कौन है? वो महिला। आप अगर अपने परिवार में देखें कि नियम कायदे कानून तो पुरुष ने बना लिए, लेकिन उनका पालन कौन करवाती है? मदर। देखा है, हमारे घर परिवार देखते हैं। तो ये जो व्यवस्था कहलाती है ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहलाती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में हम इसमें एक इसका रूप दूसरा भी है, मातृसत्तात्मक व्यवस्था। मातृसत्तात्मक व्यवस्था वो सत्तात्मक व्यवस्था है जिसमें माता ही मुखिया के रूप में। ये व्यवस्था बहुत कम है, ये हमारी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? हमारी व्यवस्था के अंदर ये इसलिए नहीं आ सकती। आज भी अगर परिवर्तन करना चाहें कि भी हाँ भाई बदल दें, तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे रची बसी है। हम महिलाएं जो हैं उनके लिए नियम कायदे कानून हमने पिछले विभेदक अवस्था में पढ़ा था कि आचार संहिता के रूप में पुरुष को स्वतंत्रता प्राप्त है, वो कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, बात कर सकता है। लेकिन महिलाएं क्या है, उनको घर से बाहर निकलना है। एक पुरुष और एक महिला एक कपल के रूप में है, तो भी अगर एक महिला बाजार भी जा रही है तो पहले वो अपने पति को इन्फॉर्म करेगी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, आज भी हमारे समाज में हमने पढ़ा था, मैंने विभेदक में आपको पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि भाई पुरुष है वो स्वतंत्रता प्राप्त है, उसको वो कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। महिलाएं जो है उनमें आचार संहिता बनी हुई है, यानी कि वो कहीं भी बाहर निकलती हैं, बाहर आती हैं, जाती हैं, उनको परमिशन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल परमिशन लेनी पड़ती। एक कपल में एक पति पत्नी रह रहे हैं तो भी अगर पति बाहर जा रहा है, वो काम से चला गया, उसको पता है वो काम है, काम से वो दुकान से 10 जगह चला जाएगा, वो कभी भी पत्नी को फोन करके नहीं बताएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रात को 10 बजे 9 बजे टाइम आ गया तो घर आने का टाइम है, पत्नी फोन करके पूछ रही है जी कितने बजे आओगे,
तो एक काम है, आ जाऊंगा आधे घंटे में। ये वो अगर बता रहा है सामने से कि नहीं मैं ये काम करने गया हूँ, इतनी देर में आऊंगा, तो ये उसका बड़प्पन है, उसका बड़प्पन है, क्योंकि वो बताए ना बताए उसका अधिकार। लेकिन एक महिला जब घर से बाहर निकल रही है तो वो घर से बता कर निकलेगी भी मैं इतने बजे जा रही हूँ और इतने बजे वापस आ जाऊंगी। अगर उससे 5 मिनट ऊपर हो जाए तो उसको फोन करना पड़ता है कि भी आज 5 मिनट की मीटिंग है, लेट हो जाएगा, इस कारण से लेट हो जाएगा। नहीं बताती तो 100 सवाल आते। क्यों? क्योंकि आचार संहिता है, उसके ऊपर कानून लगे हुए, वो आजादी नहीं है। घर से भी अगर कोई महिला हाउसवाइफ है, घर पे रह रही है, पति ने आना जी 10 बजे, लेकिन फिर भी वो फोन करके बताएगी कि भी मैं इतने समय के लिए बाहर जा रही हूँ, मैं 2 घंटे के लिए बाजार जा रही हूँ, इतने समय के लिए घर पे नहीं होंगी। तो ये जो रीजन है ये कहीं ना कहीं इस चीज को पितृसत्तात्मक व्यवस्था को दर्शाते हैं, क्योंकि अधिकार, कानून, ये सब पितृसत्ता है। इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।